आगे वो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एसेसन फौरन से खड़ा होते हुए अपने डैगर को बाहर निकाल कर इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर चुका। यूहो भी ये देखकर फौरन अपने टैंक लाइन के हिडन वेपन्स को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने एसेसन से फाइट करना शुरू कर दी थी। लेकिन हम देख पा रहे थे कि वो एसेसन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सोल एम्परर लेवल पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ यहाँ इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ का ये नजारा देखकर यूहा अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है ताकि इन दोनों को हर एक मूव का आसानी के साथ पता चल सके। इसी वजह से ये दोनों एटलीस्ट अपनी जान तो बचा पा रहे थे। जो करते हुए दोनों फौरन यहाँ रेल की छत पर आ गए थे और यहाँ छत पर आने के बाद इन्हें जानने को मिला कि यहाँ सिर्फ एक ही असेसन नहीं बल्कि इन लोगों की जान लेने के लिए यहाँ पर 6 से भी ज्यादा असेसन आए हुए थे, जिन्हें देखकर वॉर्नम फौरन अपनी विंग्स एक्टिवेट करके वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। दूसरी तरफ यूहाओ ने भी अपने सोल गाइडेंस शूज पर एक्टिवेट करते हुए तेजी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, जबकि वो असेसन भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाले में से नहीं थे। उनमें से तो कुछ के पास विंग्स भी थे जो कि उड़ते हुए तेजी के साथ इन लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ इन लोगों पर लगातार अटैक्स भी कर रहे थे। सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर यूहाओ समझ चुका था कि अब उसे हेल्प बुलवानी ही होगी, जिसके लिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपने पास एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल निकाल दिया। असल में ये डिस्ट्रेस सिग्नल हर एक शेख एकेडमी के डिसाइपल को दिया जाता है ताकि कभी अगर वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस जाए तो डिसाइपल उनकी मदद कर सके। वो एसेसन में इस डिस्ट्रेस सिग्नल को देखकर समझ गए थे कि उन लोगों को अपना काम जल्द से जल्द निपटाना होगा और उन लोगों ने फौरन अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर मौजूद उनमें से हर एक एसेसन के पास 5 या फिर 6 सोल रिंग्स थे, यानी कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि बारी बारी उनमें से हर एक एसेसन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ यूहा और वॉर्नोंग पर हमला करने की भी कोशिश कर रहा था, जिसे यूहा अपनी सोल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सारे के सारे एसेसन एक साथ कई सारे स्लैश अटैक लगाकर यहाँ यूहा और वॉर्नोंग पर अटैक कर देते हैं, जिसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहा ने मजबूरन अपने आइस जेव स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर्स का इस्तेमाल कर दिया था। वो आसपास आने वाली हर एक चीज को फ्रीज कर देती है और इसी फ्रीजिंग एबिलिटीज की वजह से यहाँ पर यूहा और वॉर्नोंग की जान बच गई, लेकिन यूहा अब काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। साथ ही साथ वॉर्नोंग की भी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कम रहती थी। वो लोग ऑलमोस्ट अपने शेक एकेडमी के दरवाजे तक पहुँच चुके थे, जिसके दूसरी तरफ से मिस्टर बीबी, जू सेंशियो और मिसेस जियांग नैन आ रही थी। उन लोगों ने असल में यूहा का डिस्ट्रेस सिग्नल देख लिया था और इसलिए वो तेजी के साथ यूहा की मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। पीछे की तरफ मौजूद एसेसन भी जानते थे कि ये उन लोगों के पास आखिरी मौका होगा, इसलिए हम देखते हैं कि एक एसेसन तेजी के साथ आगे जाते हुए फौरन अपने ब्लडी स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने यूहा और वॉर्नोंग पर हमला कर दिया। यूहा और वॉर्नोंग जानते रहे कि उन्हें इस अटैक को रोकना ही होगा, वरना वो लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिस बात को दिमाग में रखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों ने तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन अपने फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया और वो इसका इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि साथ ही ये फ्यूजन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस वॉरियर की हालत ही खराब हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों वॉरियर सिर्फ सोल मास्टर्स है और हम लोग सोल किंग लेवल पर होकर भी इन दोनों को हरा नहीं पाए। दूसरी तरफ वॉर्नोंग और यूहा यहाँ काफी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर होकर नीचे की तरफ गिरने वाले थे, जो देखकर एक एसेसन अपने एरोस को तैयार करते हुए फौरन उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि यहाँ उन दोनों का एरो सीधे जाकर यूहा से टकरा पाता, तभी अचानक जू सेंशी लास्ट मोमेंट पर वहाँ पहुँच गया, जिसने अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए यूहा और वॉर्नोंग की जान बचा ली थी। यूहा भी यहाँ पर जू सेंशी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही यूहा के बाकी के दोस्त भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, जो देखकर वो एसेसन आगे की तरफ बढ़ते हुए इन लोगों पर हमला करना चाहते थे। और तभी अचानक इन लोगों के सामने आग की एक दीवार बनना शुरू हो जाती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि बांस याउटाओ ने बनाई हुई थी और वो खुद उस आग से काफी ज्यादा कूल तरीके से निकलकर बाहर इन एसेसंस के सामने आ रही थी, जहाँ पर वो इन एसेसन से कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने हमारे शेख एकेडमी के डिसाइपल पर हमला करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ पर याउटाओ का गुस्सा देखकर वो एसेसन तो खुद की जान बचाने के लिए फौरन वापसी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन याउटाओ उन लोगों को आसानी के साथ जाने कैसे दे। वो खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए यहाँ जू सेंशी से कहती है कि तुम यहीं पर रुकर वॉर्नोंग और यूहा की हिफाजत करो, जबकि मिस्टर बीवी और जियांग ने तुम दोनों लेफ्ट एंड राइट को संभालो, इनमें से कोई भी यहाँ से निकल कर जाना नहीं चाहिए। जो सुनकर मिस्टर बीवी और जियांग ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया था, जबकि याउटाओ भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि क्यों लोग मुझे डीमन गर्ल्स याउटाओ कहते हैं। और ये कहते साथ ही वो भी फौरन अपने फायर फिनिक्स की पावर एक्टिवेट करते हुए तेजी
के साथ आगे बढ़ के उन्होंने असेसन पर हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो बारी बारी करके उनमें से एक एक असेसिन्स को डाउन करती जा रही थी। यहाँ पर ज़्याओटाओ के पावर्स का तो किसी को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसके फायर एबिलिटीज के सामने यहाँ पर मौजूद किसी भी वॉरियर का टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सब मिलकर भी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और ज़्याओटाओ की ताकत के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे। साथ ही साथ ज़्याओटाओ खुद पर काबू खो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मजा आ रहा है। वो अकेले ही यहाँ पर मौजूद इन सारे असेसिन्स को बुरी तरीके से अपनी फ्लेम से जलाते हुए मार रही थी। उसकी फ्लेम पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा थी जिससे यूहा और वॉर्नों को भी चोट लग सकती थी, लेकिन ज़ू सेंशी अपनी शील्ड बनाते उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद यूहा और वॉर्नों को बताता है कि ये लड़की पूरी तरीके से पागल है, पता नहीं इसे फाइट के दौरान क्या हो जाता है, जिसके बाद हम लोगों को इसके ये किलिंग ड्रोना रूप देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एकेडमी में तो ज्यादातर लोग इसे ऑलरेडी डीमन फायर गर्ल के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ असेसन खुद की जान बचाकर वहाँ से जिंदा भागना चाहते थे, लेकिन ज़्याओटाओ को तो यहाँ ये सब करके मजा आ रहा था। ऑलरेडी उसने कई सारे असेसन्स की जान तो ले ली, लेकिन वो इस अकेले असेसन को भी जिंदा जाने नहीं देना चाहती। वो बिल्कुल एक डीमन की तरह अपने लिप्स पर जुबान फेरते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जो कहते साथ ही उसने अपनी फर्स्ट मार्सअप शोल फायर फिनिक्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो उसके फायर का इस्तेमाल करते फौरन उस लास्ट असेसन पर भी हमला कर देती है, जिस फायर बीम से टकराने की वजह से वो लास्ट असेसन भी वहीं पर जलकर मारा गया। दूसरी तरफ हम दो असेसन्स को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ भाग चुके थे और उनका पीछे यहाँ पर मिस्टर बीबी और जियांग नैन कर रहे हैं। वो दोनों असेसन जानते थे कि हमारा साथ चलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो दोनों एक एक साइड पर जाते हुए अलग हो गए थे। राइट वाला असेसन को हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने फौरन सामने की तरफ आते हुए पकड़ लिया था, जहाँ पर मिस्टर बीबी अपने टर्नर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस असेसन पर हमला करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो असेसन तो यहाँ मिस्टर बीबी के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, बल्कि वो खुद यहाँ पर मिस्टर बीबी के सामने काफी जरा कमजोर फील कर रहा था। यूं हो चुके अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से दूर से भी सब कुछ देख पा रहा है। वो यहाँ पर मिस्टर बीबी की इस फाइट को देखकर इम्प्रेस होते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी ने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। उनके पास चौथी सोल रिंग भी आ चुकी है, जिसकी नई एबिलिटीज तो कमाल की है। और हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाई दिया जहाँ इससे कुछ महीनों पहले मिस्टर बीबी पहाड़ी पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और उसे वहाँ पर चौथी सोल रिंग मिली थी, जिसके साथ ही साथ उसे ग्लोब थंडर एबिलिटीज भी मिली थी और वो इस नई एबिलिटीज का इस्तेमाल करती उस लास्ट असेसन पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जो कि यहाँ पर मिस्टर बीबी की ये नई थंडर टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जियांग नैन पर आ चुका था, जो कि लेफ्ट साइड पर भागने वाला असेसन का पीछा कर रही थी और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि मिस जियांग नैन के पास तो सॉफ्ट बोन रैबिट्स की स्पिरिट है। साथ ही साथ मिस जियांग नैन ने यहाँ पर अपनी चारों सोल रिंग्स भी एक्टिवेट कर ली थी, जिन्हें देखकर तो यूहा और वॉर्नोंग थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गए थे, जबकि ज़ू सेंशी यहाँ पर अपने लवर को अप्रिशिएट कर रहा था। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि मिस जियांग नैन ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस असेसन पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ बदले में वो असेसन भी जियांग नैन पर हमला करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मैं जियांग नैन की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा थी, साथ ही उसकी रफ्तार का भी कोई मुकाबला नहीं, इसलिए वो आसानी के साथ उस असेसन पर भारी पड़ रही थी। जो देखकर वो असेसन भी यहाँ से भागने के लिए अपने टाइगर स्पिरिट को बुला लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं जियांग नैन काफी तेजी के साथ उसके सामने आकर अपनी एक किक के साथ उस टाइगर को वहीं पर ढेर कर देती है। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद इस असेसन को किक करते हुए हवा में उछाल देती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ज़ू सेंशी को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे डरना चाहिए या फिर उसे अपने लवर को चीयर अप करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि शादी के बाद उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही पिटाई हो। नीचे की तरफ जंगल में मौजूद जियांग नैन यहाँ पर पहली दफा अपने सॉफ्ट बोन रैपिड के फास्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ यहाँ उस असेसन से भी जंप करते हुए ऊंची आ गई थी और वो यहाँ पर स्पाइरल वे में तेजी के साथ मूव करते हुए उसे एक जोरदार किक कर देती है, जिस किक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो उस असेसन की हड्डियां तक चकनाचूर कर चुकी थी। वॉर्नोंग और यूहा का तो ये नजारा देखकर मुंह खुला के खुला रह गया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ू सेंशी को यहाँ जियांग नैन पर प्यार आ रहा था। यहाँ इसके बाद सीन शुरू होकर वापस से ज़्याओटाओ पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने बस एक ही असेसन जिंदा खड़ा था, जो कि इन सब लोगों का लीडर है। और चूंकि उसे अपने सारे साथियों को मरता हुआ देख लिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी एक डिमोनिक आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें उसे अपने ब्लड का इस्तेमाल करते खुद की ताकत को बढ़ा लिया था। ऐसा करने के बाद उस असेसन को लग रहा था कि शायद वो अब आसानी के साथ ज़्याओटाओ को मुकाबला कर लेगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने ब्लडी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओटाओ पर हमला भी कर दिया। लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़्याओटाओ को तो इस फाइट में मजा आ रहा था, बल्कि वो डेविल्स की तरह हंसते हुए कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और ये कहते साथ ही ज़्याओटाओ अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से उसने आसमान में कई सारे एस्ट्रॉइड्स को समन कर लिया। वो इन एस्ट्रॉइड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मौजूद इस लास्ट असेसन पर भी हमला कर देती है, जबकि वह असेसन अब डर के मारे वहाँ से भागते हुए यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की है क्या, ये लड़की तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। जबकि यही सब कहते हुए हम देखते हैं कि यहाँ इस आग की वजह से वो भी जलकर मार
मारा गया। देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद इन लोगों ने कई सारे असैसिन्स की कहानी खत्म कर दी थी और वो इन लोगों की लाशों का एक ढेर लगा देते हैं। ज़्याओटाओ यहाँ पर इन असैसिन्स के बारे में सोचकर कहती है कि उप्स, हमसे तो गलती हो गई, हमें इनमें से किसी एक को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए था ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते। पीछे की तरफ मौजूद 7 शेक डेविल्स के स्टैचूज पर हम देखते हैं कि बाकी के सारे एल्डर्स भी मौजूद थे, जिनमें से मास्टर यान कहता है कि ज़्याओटाओ का गुस्सा बहुत ज्यादा बेकाबू है। सी गॉड पैलेस की टीचर कहती है कि जिसने भी हमारे शेक एकेडमी के डिसाइपल पर हमला करने की कोशिश की उसे तो मौत की ही सजा होनी चाहिए। ज़्याओटाओ और बाकी सब ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन यहाँ पर मुसीबत की बात यही है कि वो असैसिन्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। अगर ज़्याओटाओ और बाकी के सब लोग वहाँ वक्त पर ना पहुँचते तो शायद हमारे शेक एकेडमी के वो 2 डिसाइपल मारे जाते। ज़्याओटाओ के पास उन डिसाइपल्स को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मास्टर फान भी यहाँ पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। पीछे की तरफ मिस ज़्यावी भी यहाँ पर ये सारी बातें सुन रही थी और वो कहती है कि ज़्याओटाओ का गुस्सा काफी ज्यादा खतरनाक है, उसकी 5 फीनिक्स वाली मार्शल सोल उस पर काबू कर रही है। साथ ही वो बताती है कि ज़्याओटाओ की कल्टीवेशन बाकी के हिसाब से काफी तेजी से मूव कर रही है, आने वाले 3 साल में शायद वो सोल एम्परर लेवल पर पहुंच जाए। मास्टर यान भी उसकी बातें सुनकर कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ज़्याओटाओ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं यहाँ पर यूहा और वॉर्नुंग को देखकर सरप्राइज हूँ। सीगुर्ड पैलेस की टीचर भी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो दोनों मिलकर इतने सारे असैसिन से खुद की जान बचाने में कामयाब हो गए। उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, जबकि उनका लास्ट वाला फ्यूजन स्किल तो वाकई में कमाल का था। ये दोनों आने वाले शेक एकेडमी के फ्यूचर होंगे, लेकिन अगर आज इन लोगों की जान को कुछ भी हो जाता तो हमारे शेक एकेडमी का बहुत बड़ा लॉस हो गया होता। मास्टर यान भी इस बात को लेकर काफी जरा गुस्से में थे, इसलिए वो कहते हैं कि जो भी इस हमले के पीछे था हमें उसके बारे में पता लगाना ही होगा। वरन जाकर उन लाशों को शेक एकेडमी के अंदर ले आओ ताकि हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पाए और पता लगा पाए कि ये हरकत किसने की थी। दूसरी तरफ हम ज़्याओटाओ को देखते हैं जो कि यहाँ यूहो के पास आ चुकी थी और वो कहती है कि मैंने इन असैसिन्स की बॉडी को छान मारा। मुझे इतना ही सिर्फ मालूम हो पाया कि किसी ने इन असैसिन्स को तुम्हें मारने के लिए हायर किया था, लेकिन वो कौन है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तुम ही बताओ यूहो, क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? जो कहते हुए ज़्याओटाओ यूहो के काफी जरा करीब आ चुकी थी। यूहो डरते हुए कहता है कि नहीं, मेरे किसी के साथ दुश्मनी नहीं, क्योंकि असल में यूहो और वॉर्नुंग यहाँ पर डाई हुआबिन के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि ये सारा के सारा काम डाई हुआबिन का हो। अभी मिस्टर बीबी आगे आकर यूहो से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों की जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, और वैसे भी शेक एकेडमी आगे के सारे इन्वेस्टिगेशन खुद कर लेगी। अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा थक चुके होंगे, इसलिए अपने रूम में जाकर आराम करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वॉर्नुम और यूहा अपने साइकिल चलाते हुए क्लास की तरफ जा रहे थे। वॉर्नुम यूहा से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने वहाँ पर डाई हुआबिन का नाम क्यों नहीं लिया? हो सकता है कि ये डाई हुआबिन का काम हो, जिस पर यूहा जवाब देते हुए बोलता है कि हम लोगों को पूरा यकीन नहीं, और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। अगर ये डाई हुआबिन का काम हुआ तो मैं उससे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए सीधा अपने क्लास रूम आ चुके थे, जहाँ पर पहले से ज़्याओटाओ मौजूद थी और इसी वजह से डिसाइपल्स काफी जरा परेशान थे। लेकिन ज़्याओटाओ यहाँ पर यूहो को आता हुआ देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। और ये कहते हुए ज़्याओटाओ यहाँ पर यूहो को हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर वो उड़ाते हुए उसे दूर ले गई। वॉर्नुंग बेचारा तो खड़े होकर सिर्फ देखता ही रह गया, जबकि बाकी के डिसाइपल भी ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि आखिर यूहो का ज़्याओटाओ से क्या लेना देना है। रास्ते में ज़्याओटाओ जब यूहो को उड़ाकर लेकर जा रही थी, तभी अचानक तियानमिंग यहाँ पर स्कॉर्पियन एम्प्रेस को बताता है कि इस लड़की ने पहले भी अपनी 5 फीनिक्स की पावर्स का इस्तेमाल करके यूहो को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। तब मैंने यूहो की बॉडी पर कंट्रोल करके इसे अच्छा मजा सिखाया था, लेकिन शायद ये अपना सबक सीख नहीं पाई। जिस पर आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस गुस्सा होते हुए कहती है कि इस बार मैं इस लड़की को देखना चाहूंगी, एक बार इसका मेरे साथ सामना हो जाए, फिर ये दोबारा कभी इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगी। जो कहते हुए आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो काफी जरा गुस्से में लग रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओटाओ यूहो को उड़ाते हुए दूर ले आई थी, जहाँ पर वो कहती है कि बस अब मुझसे और ये सब सहा नहीं जा रहा। असल में ज़्याओटाओ को यहाँ पर बहुत ही तकलीफ हो रही थी, जो देखकर यूहो भी सवाल करते हुए पूछता है कि मिस ज़्याओटाओ, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ज़्याओटाओ यूहो को बताती है कि असल में मुझ पर इवल 5 फीनिक्स कंट्रोल कर रही है, मैं ये सब और नहीं सहना चाहती, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये कहते साथ ही वो यूहो के काफी जरा करीब आकर उसे बताती है कि आखिर तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जो सुनकर तो यूहो जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो इस मदद करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था, क्योंकि शायद वो रास्ता यूहो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, और वो रास्ता क्या है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।